विकासपुर गांव में एक स्कूल था जिसके प्रिंसिपल साहब के दिमाग में रोज एक नई खिचड़ी पकती थी। उनके क्रिएटिव आइडिया से स्कूल का हर कोना थर-थर कांपता था। कभी उन्हें बच्चों को अनुशासन का पाठ पढ़ाने का दौरा पड़ता, तो कभी अचानक वे बच्चों को ही स्कूल का सफाई कर्मचारी बनाने का अनोखा सपना देखने लगते। लेकिन केशु सुबह 6 से शाम 5 बजे तक स्कूल की घंटियों और झाड़ू पूछे के बीच अपनी बदकिस्मती को घिसता रहा, जहां वो सबके समय का पाबंद रहता पर खुद अपनी तकदीर की कैद में ही रहा। इस स्कूल के हेड श्री राजजी सर का नाम छोटा है, लेकिन काम उनके बहुत बड़े थे। सुनो केशु और आरव, मैं अभी कुछ जरूरी काम से बाहर जा रहा हूं। पूरे स्कूल की जिम्मेदारी अब तुम दोनों के कंधों पर है। जब तक छुट्टी नहीं हो जाती, हर एक चीज पर पैनी नजर रखना। मैं ठीक रात के वक्त ही वापस आ पाऊंगा। आप बिना किसी चिंता के जाओ, मैं हूं ना, मैं सब देख लूंगा। बेटा, यहां क्या कर रहे हो तुम? सर, ये शिकायत है एक इंसान की। क्या शिकायत है, दिखाओ। श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, आज ये आवाज किसी बच्चे की शैतानी की नहीं, बल्कि हमारे सहमे हुए दिलों की है। हर गलती पर सिर्फ हम बच्चों की ही सुताई होती रही, मानो सारा कसूर हमारा ही हो। काश कभी आपकी नजरें उन शिक्षकों की तरफ भी उठती जो अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़े खड़े हैं। दर्द तब और बढ़ जाता है जब सजा सिर्फ हमें मिलती है और कमियां बड़ों की छिप जाती हैं। अरे, ये तो तुम आज के लिए एक नया सुझाव लेकर आए हो। मैं इसे जरूर अपनाऊंगा, तुम चिंता मत करो। अरे प्रिंसिपल साहब, मुझे एक बात कहनी थी आपसे। क्या बात कहनी है? प्रिंसिपल जी, मेरा 1 महीना पूरा हो गया है। अब मुझे तनख्वाह की आवश्यकता है, तो आप अगर मुझे तनख्वाह दें तो मैं मेरे परिवार का पेट भर सकूंगा। अरे इतनी क्या जल्दी है? तेरे 6,000 ही तो है, छुट्टी के बाद दे दूंगा। और एक बार सभी टीचर्स को बोल दे कि छुट्टी के बाद आज मीटिंग होगी। जी ठीक है, मैं बोल दूंगा। स्कूल की छुट्टी का समय हो गया था। केशु स्कूल की घंटी बजाता है और स्कूल की छुट्टी हो जाती है। अरे, तुम्हें पता है कि आज सर का मूड कैसा है? हमें भी नहीं पता है। अरे, ये सर के क्रिएटिव आइडियाज पता नहीं आज फिर से क्या धमाल करने वाले हैं। स्कूल को ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए आज सभी शिक्षकों का ज्ञान परीक्षण होगा। मतलब ज्ञान की परीक्षा ली जाएगी। लेकिन जो ज्ञान परीक्षण में फेल हो गया, सीधे स्कूल से सस्पेंड करवा दिया जाएगा उसे। मेरे पास तो बहुत ज्ञान है, क्योंकि मैं नीट के एग्जाम में केवल 2 नंबर से रह गई थी। मेरे पास भी बहुत ज्ञान है, क्योंकि मैं सरकारी नौकरी की परीक्षा में केवल 5 नंबर से रह गई थी। अब मैं क्या बोलूं, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। हाँ, यही सही तरीका रहेगा, यही बोल देता हूँ। अरे प्रिंसिपल जी, हम सबको आता होगा तो ही हम यहाँ काम कर रहे होंगे ना। उस केशु को देखो, उसको क्या आता है, फिर भी वो हमारी जितना कमा रहा है। तुम्हारी बात में दम तो है। रुको, अभी केशु को बुलाता हूँ। केशु, ओए केशु, अनपढ़ की औलाद है क्या? इधर आ। क्या हुआ प्रिंसिपल साहब? तुम्हें अब कल से स्कूल आने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब नौकरी से निकाल रहा हूँ तुम्हें, हमेशा के लिए। नहीं साहब, ऐसा मत कीजिए। मेरा घर भुखमरी से बर्बाद हो जाएगा। मैं घर जाकर अपनी बीवी को क्या मुंह दिखाऊंगा? अच्छा, तो अब भुखमरी की याद आ रही है। जरा ये बताओ, कहाँ तक पढ़े हो तुम? कुछ आता जाता भी है या बस यहाँ मुफ्त की तनख्वाह तोड़ने आते हो? साहब, हमारे यहाँ एक वक्त की रोटी मिलना भी मुश्किल था। उस गरीबी में भी मेरे पिता ने पेट काट कर मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। यही मेरे लिए सबसे बड़ी कामयाबी है। स्कूल जाने की तो कभी हिम्मत ही नहीं हुई साहब। यही बहुत बड़ी गलती कर दी केशु, वरना आज तुम्हारे हाथ में एक पक्की नौकरी होती। लेकिन सर, मेरी बच्ची भी तो आप ही की इसी स्कूल में पढ़ती है। अब आप ही बताइए, नौकरी छूट जाने के बाद मैं उसकी फीस कहाँ से भरूंगा? उसका भविष्य बर्बाद हो जाएगा साहब। अब वो तू जान और तेरा काम जाने। पैसे कहाँ से लाएगा ये मुझसे मत पूछो, मुझे सिर्फ अपनी फीस से मतलब है। साहब, अगर नौकरी से निकाल ही रहे हैं तो कम से कम मेरे इस 1 महीने की तनख्वाह तो दे दीजिए। घर पर चावल का दाना भी नहीं है। ठीक है, रो मत, ये ले पकड़। लेकिन मैं सिर्फ 5,000 रुपए ही दूंगा।
लेना है तो ले, वरना ये भी नहीं मिलेंगे। अरे ये क्या कर रहे हैं आप साहब? ये मेरी पूरे महीने की खून पसीने की कमाई है, ये मेरा हक है साहब। अपनी औकात में रह केशु, जो दे रहा हूँ चुपचाप उठा और चलता बन। यहाँ आकर मुझे मत सिखा कि मुझे क्या करना है। मैं हार गया, अपनी बच्ची के सामने और तुम्हारे सामने भी। आज साहब ने मुझे नौकरी से बेदखल कर दिया, सिर्फ ये गिने चुने पैसे दिए हैं। मैं एक अच्छा पिता भी नहीं बन पाया, अपनी बेटी की फीस तक नहीं भर सकता अब। अरे आज आपने इतनी देर कैसे कर दी आने में? सब खैरियत तो है ना? और आज तो महीने की आखिरी तारीख है, आपकी तनख्वाह मिलने वाली थी ना? कहाँ है वो? ये रही तुम्हारी तनख्वाह। विमला वो तनख्वाह गिनती है। अरे इस तनख्वाह में तो सिर्फ 5,000 ही है, बाकी के पैसे कहाँ गए जी? कहीं आप छुपके से मेरे लिए या बिटिया के लिए कुछ लेकर तो नहीं आए हो? बताओ ना। वो विमला, मैं तुम्हारे लिए अभी कुछ ला नहीं पाया। कुछ लाई भी नहीं? तो फिर ये बाकी के 1,000 रुपए कहाँ गए? पूरी 6,000 मिलने थे ना आपको। वो विमला, असल में प्रिंसिपल साहब ने बाकी के पैसे बाद में देने को कहा है। वो बोल रहे थे कि अभी उनके पास दफ्तर में ज्यादा कैश नहीं है। चलिए आप अब ये सब बातें छोड़िए, वैसे भी आप बहुत थके हुए लग रहे हैं। खाना बन गया है, आप हाथ मुंह धोकर बैठिए। ठीक है, मैं बैठ जाता हूँ। अगर मेरे एक झूठ बोलने से विमला को कुछ देर की शांति मिल सकती है, तो ऐसे झूठ को झूठ नहीं कहा जा सकता। मेरा सच तो वैसे भी हमारे घर की खुशियां छीन लेगा। ऐसा सोचते सोचते दिन ढल गया और रात हो गई, पर केशु के दिमाग से वो चिंता जाने का नाम नहीं ले रही थी। सब सो चुके थे, लेकिन रात के सन्नाटे में केशु बिस्तर पर बैठा बैठा चुपचाप अपनी किस्मत पर रो रहा था। हे भगवान, अब तू ही मेरा साथ देना। मैं जानता हूँ कि तू सब देख रहा है। इस संसार में जन्म भी तूने ही दिया है मालिक, पर आज मैं बहुत बुरी तरह अटक गया हूँ। आसमान से टपका और इस खजूर के पेड़ में अटक गया। अब यहाँ से तू ही मुझे संभालना दाता, तू ही मुझे इस मुसीबत से पार उतारना। अब तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है। अजी, आप रो क्यों रहे हो? नहीं विमला, कुछ नहीं हुआ है। मैं कहाँ रो रहा हूँ, बस वो आँख में कुछ चला गया था। तुम सो जाओ। तब कसम खाई थी ना कि सुख हो या दुख, दोनों हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे और कभी कोई झूठ नहीं बोलेंगे। और आज आप मुझसे ही इतनी बड़ी बात छुपा रहे हो, मुझसे ही झूठ बोल रहे हो। क्यों? बताओ मुझे, क्या हुआ है? अपनी विमला को नहीं बताओगे? विमला की मुंह से 7 फेरों की कसम सुनकर केशु को अब अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसका सारा बांध टूट गया और उसने अपनी पत्नी को सारी घटनाओं के बारे में बता दिया। इतनी गंभीर बात, इतनी बड़ी मुसीबत आप अपने घर वालों को ही नहीं बताओगी तो फिर किसको बताओगे? लेकिन अब तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं। अभी आप सो जाओ। क्या करना है उसका एक जबरदस्त आइडिया मेरे पास में है। रात के अंधेरे में केशु के दिमाग में एक चिंता की ज्वाला जल रही थी, लेकिन इस तरफ विमला के दिमाग में कुछ अलग ही खिचड़ी पक रही थी। मोनिका बेटा, ये ले 10 रुपए। और सुन, मैंने जो तुझे समझाया है ना, ठीक वैसा ही करना। किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए, समझी? जी मम्मी, आप चिंता मत करो, आप जैसा बोल रही हो मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी। अरे सुबह के 7 बज गए। आज मैं बहुत लेट हो गया हूँ। मुझे जल्दी से तैयार होकर स्कूल में काम करने जाना है। प्रिंसिपल साहब लेट होने पर बहुत गुस्सा करेंगे। अरे आराम से बैठिए, आज कोई लेट नहीं हुए हैं आप। और हाँ, अब आपको स्कूल की गुलामी करने जाने की कोई जरूरत नहीं है। आज से आप कहीं और जाने वाले हैं। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था विमला। कल तो उस प्रिंसिपल ने मुझे स्कूल से निकाल दिया था। अब फिर से मुझे काम ढूंढने बाहर जाना पड़ेगा। आज से आप कहीं और जाने वाले हैं। हाँ विमला, सही बोला तुमने। जो हुआ सो हुआ। अब उस घमंडी प्रिंसिपल के आगे हाथ फैलाने से अच्छा है कि मैं अपनी किस्मत को खुद बदलूं। आज मुझे उस स्कूल की जगह कहीं और ही काम ढूंढने जाना पड़ेगा। और आप किधर जाओगे वो आपको मैं बताऊंगी। पर विमला, बाहर जाने के लिए भी तो जेब में 2 पैसे होने चाहिए ना। बिना एक भी पैसे के मैं किधर जा सकता हूँ?
बस का किराया, रास्ते का खर्च। खाली हाथ तो कोई रास्ता भी तय नहीं होता। किसने बोला आपके पास पैसे नहीं है? ये देखिए, ये रहे पैसे। लेकिन विमला, ये पैसे तो हमारे घर के खर्च के लिए हैं। अगर हम इन्हें बाहर आने जाने और काम ढूंढने में खर्च कर देंगे तो फिर घर का राशन कहाँ से लाएंगे? अगर काम मिल गया तो ये पैसे कमाकर वापस भी आ जाएंगे। लेकिन अगर पैसों के डर से घर में बैठे रहे और काम ही नहीं ढूंढा तो वैसे भी भूखे पेट एक दिन हमको मरना ही है। घर में बैठकर घुट घुट कर मरने से अच्छा है कि बाहर निकलकर किस्मत से लड़ा जाए। मैं इन पैसों से कोई छोटी मोटी दुकान खोल दूंगा, सब्जी की, चाय की, या फिर कोई ठेला। लेकिन दुकान खोलते ही ग्राहक इतनी आसानी से नहीं आने वाले। दुकान जमने में महीनों लगते हैं विमला। तब तक हमारा घर कैसे चलेगा? यहाँ बैठकर महीनों का हिसाब मत लगाइए, जाइए और कोशिश कीजिए। जो होगा मैं देख लूंगी। विमला के उस गुस्से के पीछे छुपा हुआ हौसला केशु को समझ आ चुका था। आखिरकार केशु को अपनी पत्नी की बात माननी ही पड़ी। वो घर से बाहर निकला। इन पैसों से उसने अपनी दुकान के लिए एक लारी का इंतजाम किया और कुछ खास चीज उस लारी के ऊपर ले जाता है। देख प्रिया, ये काम सिर्फ और सिर्फ तू ही कर सकती है, क्योंकि तू प्रिंसिपल सर की बेटी है। उनके कैबिन में जाने से तुझे कोई नहीं रोकेगा। पर मोनिका, अगर पापा को पता चल गया तो वो मुझे बहुत मारेंगे। मैं बिना पूछे उनके ऑफिस की अलमारी में कैसे जाऊंगी? मुझे बहुत डर लग रहा है। डर मत प्रिया, अपनी सहेली के लिए इतना तो कर ही सकती है ना। देख, ये 10 रुपए रख और कैसे भी करके बस मेरा ये काम कर दे। मेरे पापा की वो पुरानी कागजात लेके टेबल पर रख दे। ठीक है, मैं देखती हूँ। छुट्टी भी होने वाली है अभी। लो भाई, छुट्टी का टाइम भी हो गया और मैं भी सही वक्त पर आ गया। ठीक है, मोनिका का काम हो गया है। ये फाइल यहीं रखकर मेरे को भागना पड़ेगा। ये क्या लूट मचा रखी है तुमने? हटो सब बच्चे यहाँ से। ये कोई बाजार है क्या? यहाँ पर बच्चों को खड़े होने की जगह नहीं मिल रही है। केशु, ये स्कूल है, कोई सराय नहीं है। यहाँ पर तुम अपना ये फालतू सामान नहीं बेच सकते। चलो उठाओ अपनी ये लारी और दफा हो जाओ यहाँ से, अभी के अभी। अरे चलो चलो भागो, वरना कल सुबह प्रार्थना में मार पड़ेगी। अरे ये हिसाब किताब की किताब बाहर क्यों रखी है? चलो कोई बात नहीं, वैसे भी मैं कल नहीं था। देख लेता हूँ कितनी फीस आई है। अगर इस जगह पर नहीं चलाऊंगा तो किसी दूसरी जगह अपनी लारी खड़ी कर लूंगा। धंधा करने के लिए मेरे पास ये पूरी दुनिया पड़ी है। सिर्फ आपका ये स्कूल का गेट ही खाली जगह नहीं है। कमाने वाले के लिए पूरी दुनिया खुली है प्रिंसिपल साहब। हाँ हाँ जा, बड़ा आया दुनिया में धंधा करने वाला। शक्ल देखिए अपनी। 2 दिन में जब ये चॉकलेट पिघल जाएगी और जेब के पैसे खत्म हो जाएंगे ना, तब घुटनों के बल रेंगते हुए मेरे ही पास नौकरी भीख में मांगने आएगा। प्रिंसिपल, इस फाइल में मैं ये क्या देख रहा हूँ? तुमने यहाँ भी 1000 रुपए का घपला किया है क्या? एक गरीब कर्मचारी के हक के पैसे मारते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? मैंने कोई घपला नहीं किया है सर। तो क्या ये फाइल के अंदर झूठ लिखा हुआ है कि तुमने खाली 5000 रुपए ही दिए उसके इशू को? हाँ सर, मैंने उसे 5000 रुपए ही दिए, क्योंकि उसे कुछ आता तो था ही नहीं। क्या कहा तुमने? उसे कुछ आता नहीं था इसलिए तुमने उसके हक के पैसे मार लिए? प्रिंसिपल, तुम स्कूल के कर्ता धर्ता हो या कोई जेब कतरे? केशु को काम आता था या नहीं, ये तय करने वाले तुम कौन होते हो? उसने अपनी पूरी जिंदगी ईमानदारी से स्कूल को साफ रखने में लगा दी और तुमने उसकी मेहनत की कमाई में से 1000 रुपए चुरा लिए। सॉरी सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सॉरी सर। माफी मुझसे नहीं, माफी तो उस केशु से जाकर मांग। और कान खोलकर सुन ले प्रिंसिपल, अगर केशु वापस काम पर नहीं आया तो मैं तुझे इसी वक्त नौकरी से निकालकर उसे स्कूल का प्रिंसिपल बना दूंगा। जोरदार फैसला सुनकर मानो पूरे स्कूल परिसर में सन्नाटा छा जाता है। प्रिंसिपल की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे हमारे मुंह पर नौकरी नहीं लिखी है। अगर तुझे ये नौकरी चाहिए तो चुपचाप जाकर उस केशु से हाथ जोड़कर माफी मांग और उसे सम्मान के साथ वापस लेकर आ। प्रिंसिपल को अब अपनी औकात दिख चुकी थी। अब वो अपनी नौकरी के लिए कुछ भी करके केशु को स्कूल में वापस लाना चाहता था। केशु भाई, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया जो मैंने तुम्हारी मेहनत की कमाई मारी। प्लीज स्कूल वापस आ जाओ भाई, वरना मेरी नौकरी चली जाएगी।
मेरा घमंड आज चूर चूर हो गया केशु भाई। उठिए प्रिंसिपल साहब, हाथ मत जोड़िए। आपका घमंड चूर हो गया, मेरे लिए यही बहुत है। रही बात स्कूल वापस आने की, तो अब मैं इस स्कूल में नौकरी करने वापस नहीं आऊंगा। ये तुम क्या कह रहे हो केशु? तुम काम पर वापस नहीं आओगे? मैंने तो इसे नौकरी से निकालने का मन बना लिया है। नहीं साहब, इन्हें प्रिंसिपल की कुर्सी पर ही रहने दीजिए। इन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, यही इनकी सबसे बड़ी सजा है। बात बस इतनी है सर कि अब मेरे मुंह को आजादी की हवा लग चुकी है। अब मुझे किसी की गुलामी या नौकरी पसंद नहीं है। अब मैं अपना खुद का छोटा सा बिजनेस ही करूंगा। केशु भाई, तुम इंसान नहीं देवता हो। तुम्हारे 1000 रुपए क्या, मैं आज ही तुम्हें 5000 रुपए सम्मान राशि दूंगा और तुम्हारी ये दुकान हमेशा इसी जगह शान से खड़ी रहेगी।